नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल में भी आखिरकार वही सब कुछ हो रहा है जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही कर ली थी, क्योंकि चुनाव के बाद नतीजे उसको पता थे, इसलिए सारी तैयारी करके रखी गई थी। और अब तृणमूल कांग्रेस को वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। ख़त्म करने का मतलब ये है कि उसको तोड़कर उसके साथ जो कुछ वहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, एनसीपी के साथ हुआ, कुछ वही करने की। और उसमें अब बीजेपी कामयाब होती भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो लड़ाई लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने भी तमाम अपनी इकाइयों को भंग कर दिया है, और जो संगठनात्मक इकाइयाँ हैं, यानी पश्चिम बंगाल में पूरा खेल चल रहा है। और खेल कब खत्म होगा और कैसे कैसे अभी खेल चलेगा, इसको देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। दिलचस्प हम कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये बहुत ही खतरनाक खेल है। इसलिए क्योंकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये खत्म करने जैसा है। और इधर युवाओं का एक सड़कों पर उतरे हैं युवा, उनका भी आंदोलन अब लग रहा है कि वो एक सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि सरकार दबाव में आती तो दिखाई पड़ रही है। यह अलग बात है कि दबाव को ले किस तरीके से रही है और उस पर अमल कैसे कर रही है। और इधर एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि कॉकरोच जनता पार्टी 6 तारीख को सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है, और उससे पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें हो रही हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, और बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दों पर क्या कुछ हो रहा है। सर, अगर सबसे पहले बात करें पश्चिम बंगाल की, तो कुछ वैसा ही है जो तैयारी सरकार ने कर रखी थी, भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतने के बाद ये करेंगे, यानी सारा कुछ बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक सेट पैटर्न पर जो उसने तैयार कर रखा था, बिल्कुल वही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए मिश्रा जी, जो बंगाल में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो पूरे हिंदुस्तान में हुआ, ये बात तो देखिए विपक्षी दलों को समझ लेनी चाहिए कि जो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक नियमों के तहत सरकार हटाई बदली जाती है, वो चीज अब संभव नहीं, वो तो अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये अनइवन फाइट है। इस फाइट के अंदर जहां राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो वहां चुनाव आयोग के नियम अलग हो जाएंगे, मापदंड अलग हो जाएंगे, बिहार में अलग हो जाएंगे, बंगाल में अलग हो जाएंगे। और उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस बाकी स्टेट में नहीं भेजी जाएगी, केवल बंगाल के अंदर भेजी जाएगी। वहां पे खुलेआम धार्मिक विवेचन वो किया जाएगा और चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सारी चीजें होंगी। तो देखिए, उस नॉर्मल प्रक्रिया से अगर आप सोचते हैं हिंदुस्तान के अंदर सरकार को बदलना, तो मेरे ख्याल से विपक्षी दलों को भी समझ लेना चाहिए वो अब संभव नहीं है। ये तो जैसे रूस के अंदर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, उसी टाइप की चीज है। सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पे कब्जा हो गया है, और उसमें ईमानदारी से, और दूसरी तरफ एक तरफ पैसा होगा, जहां इलेक्शन के पहले एक एक आदमी को 10-10 हजार रुपए दिया जाएगा, दूसरे जगह से ट्रेनों में इंपोर्ट करके लाया जाएगा, उन्हें ट्रांसपोर्ट करके लाया जाएगा। और इसके बावजूद कि देश के अंदर सभी समाजों के अंदर असंतोष होगा, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो उस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करने का कोई सोचे नहीं जी। ये भी बिल्कुल सही है कि जब वहां मानी बात है, उनके घरों में गुंडे घुसेंगे, ईडी सीबीआई वाले घुसेंगे, इनकम टैक्स वाले घुसेंगे, जांचें करेंगे, परेशान करेंगे, मारपीट करेंगे। और उसका एक नमूना उन्होंने दे दिया कि भाई 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने पीट दिया, और जो भी हमारे साथ नहीं आएगा उसको हम पीट देंगे, और उसमें कोई पुलिस प्रशासन या कहीं का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो उस तरह से तो आप भूल जाइए कि किसी सरकार को अब शिंदे भी बनेंगे, अजीत पवार भी बनेंगे, अजीत पवार का फिर हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो जाएगा, वो भी बेचारे चले जाएंगे। ये सारी चीजें होंगी। तो सरकार को बदलने का तरीका क्या रह गया है? सरकार को बदलने का तरीका यह रह गया है कि जो आज कांग्रेस कर रही है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि आज तक के अंदर एक बालक को, जो सीबीएसई का स्टूडेंट था, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पत्रकार महोदया ने उनसे पूछा, वही जो फेमस पत्रकार महोदया हैं, उन्होंने पूछा कि बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो उस लड़के ने, 17-18 साल के लड़के ने, ये कहा कि हमें यूथ कांग्रेस एनएसयूआई का बड़ा तगड़ा समर्थन मिल रहा है, हमें राहुल गांधी ने परिवार सहित घर पे बुलाया है, हमें प्यार दिया है, हमें आश्वासन दिया है कि हमारे लिए खड़े होंगे। और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कहा है, जब अभिजीत जो है वो हिंदुस्तान में आने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी चीफ स्पोक्स पर्सन को भी अनाउंस कर दिया है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, सौरभ दास। अच्छा, वो भी 27 साल के हैं। अब आप सोचिए, जो उसका चेयरमैन है वो 25 साल का है, जो उसका चीफ स्पोक्स पर्सन है वो 27 साल का है। तो ये लोग जो बच्चे हैं, जो 25-27 साल के लोग हैं, ये समझ सकते हैं
कि देश का जनजी चाहता क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, किस तरह से सोचता है, किस तरह से करता है। तो देखिए अब ये सोचिए बंगाल में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या करेंगे, तमिलनाडु में क्या करेंगे, वो सब चीजों को डिस्कस। अब हमारी सारी आशाएं इस बात पे लगी हुई हैं कि कांग्रेस ने, जैसे एनएसयूआई ने, यूथ कांग्रेस ने सड़क पे उतार के बड़ा संघर्ष किया, पानी की बौछारें झेली, गर्मी झेली, सब कुछ किया, सड़क पे उतरे, और कोई विपक्षी दल नहीं उतर रहा है, केवल कांग्रेस उतर रही है या कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है 6 तारीख को उतरेंगे। तो 6 तारीख को पता चल जाएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कितने लोग आते हैं, कितने लोग सड़क पे उतरते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि दबाव तो बन गया है सरकार के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो उसके सीबीएसई के चेयरमैन थे और उसके सेक्रेटरी थे, उनको वहां से हटा दिया है। मंत्री जी को बचाने के लिए हटाया, वो अलग मुद्दा है। मंत्री जी को और इन लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए था बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करने के लिए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कम से कम दबने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नहीं, लेकिन एक चीज़ और भी बताइए प्रोफेसर राकेश स्वामी जी कि हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोग इन छात्रों के साथ हैं, जगह जगह दिखाई पड़ रहे हैं, और पुलिस की लाठी भी खा रहे हैं, पानी की बौछारें भी झेल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ जिस तरीके से जो छात्रों के समर्थन में उनको पढ़ाने वाले, यानी कोचिंग के छात्र, कोचिंग के जो शिक्षक हैं, कोचिंग के मालिकान हैं, वो भी कुछ संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। सारे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। जो दिखाई पड़ रहे हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें इतनी आसानी से होने देगी सरकार? हाँ, एक तरफ तो ये कह दिया कि हमने सीबीएसई के चेयरमैन सेक्रेटरी को हटा दिया, हटा क्या दिया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया, उसको हटाना नहीं कहते हैं, और पता नहीं हो सकता है कि इससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। लेकिन जो इस आंदोलन में शामिल लोगों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये आंदोलन अपने एक अंजाम तक पहुंचेगा कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने पर बाध्य कर देगा प्रधानमंत्री को। ये स्थिति क्या आपको दिखाई पड़ रही है कहीं? देखिए, आज के तारीख में समाज के हर वर्ग को चुनौती है। दो विकल्प सबके सामने हैं। ये सरकार के सामने भी विकल्प है। अब जब अभिजीत हिंदुस्तान लैंड करता है तो उसको अरेस्ट करें या ना करें, उसे जंतर मंतर पे डेमोन्स्ट्रेशन करने की अनुमति दें या न दें, ये विकल्प उनके पास है। ये जो संचालक हैं ये जानते हैं कि आज के तारीख में, ये गोदी मीडिया ने ऐसे ही नहीं कहा है, ये स्टेटमेंट दिलवाया गया है। और ये इस तरह से इसलिए दिलवाया गया है क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनका जो लाखों लाखों रुपए फीस ली जाती है, उनको करोड़ों रुपए कमाने में बाधा आ रही थी। लोग जाके कोचिंग सेंटर से 500-1000 रुपए में ट्रेनिंग ले लेते थे, सेलेक्ट हो जाते थे, और यूनिवर्सिटी की मोनोपोली खत्म हो रही थी, वो कहलवाया गया था। अब ये जो संचालक हैं, इनके पास भी 2 विकल्प हैं, या तो ये सरेंडर कर दें या ये संघर्ष करें। अगर सरेंडर कर देंगे तो इनको रौंद देंगे, इनके सारी दुकानें बंद कर देंगे, इनके सारे सेंटर बंद कर देंगे, और बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज केवल प्रॉस्पर वो करेंगी। जैसे वो चाहते हैं यूट्यूब भी बंद हो जाए, केवल गोदी मीडिया चले जी। अच्छा, स्टूडेंट्स के साथ में भी 2 विकल्प हैं। या तो स्टूडेंट जो अत्याचार हो रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको सहन करते रहें, या खड़े हो जाएं। भाई, ये तो भगत सिंह और महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान के सामने भी विकल्प थे ना। या तो वो सरेंडर कर देते या वो लड़ते। भाई, सावरकर ने तो सरेंडर कर ही दिया था ना। सावरकर ने, भाई, कितने 7000 लोग थे अंडमान में कैदी, कितने लोगों ने माफी मांगी थी, कितने लोग वहां से गए थे, और कितने लोगों ने पेंशन ली थी। वो मर गए लोग, ऐसे लोग मर गए, गुमनाम मर गए, सड़ के मरे, बीमार हो के मरे, गिर के मरे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। लेकिन चलिए, वो उनकी अपनी है। वो कहते हैं सावरकर को बुरा मत कहिएगा वरना हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। मैं भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये विकल्प तो चंद्रशेखर आजाद के पास भी था ना। भगत सिंह से तो कहा गया था माफी मांग लो, बिरसा मुंडा से कहा गया था, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा से कहा था तुम्हें हजारों एकड़ जमीन दे देंगे, लड़ना छोड़ दो। उसने कहा नहीं, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लड़ना तो नहीं छोड़ूंगा, अपने देश को स्वतंत्र करा के मानूंगा। तो देखिए, यह निर्णायक भूमिका है। जैसे अभिनव सर को आपने सुना होगा, भाई अभिनव बड़ा मेधावी बालक है, हजारों बच्चों को सेलेक्ट कराता है। खान सर को आपने देखा होगा। तो ये लोग अब कह रहे हैं कि अब निर्णायक है मामला। अब ये सरेंडर, या तो सरेंडर कर गए तो गए, फिर रौंद दिए जाओगे, और सरेंडर नहीं किया तो चांस है यू कैन विन। सत्ता चाहेगी कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर अब जैसा मुझे लग रहा है, जिस प्रकार से चीजें जिस दिशा में चल रही हैं, कांग्रेस के अलावा कोई विपक्ष सामने नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस तो संघर्ष कर रही है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी भी 6 तारीख को आएंगे। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि 5 तारीख तक अगर इन्होंने इस्तीफा
इनका नहीं लिया धर्मेंद्र प्रधान का तो मैं भी पहुंचूंगा। मानी बात है कि जब वहां पे सारे, और टीचर्स ने भी कह दिया कि 12 जून को हम लखनऊ पहुंचेंगे, सारे स्टूडेंट्स भी पहुंचेंगे, सारे टीचर्स भी पहुंचेंगे। उन्होंने स्टूडेंट्स का आह्वान भी कर दिया कि अगर अपने करियर को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है तो 12 तारीख को लखनऊ पहुंचो। तो मुझे तो ये आशा है क्योंकि जब आपका बिल्कुल जीवन अंधकारमय दिखाई पड़े आपको, तो आपको दूसरा विकल्प चुनना चाहिए। चांस तो है ना, यू कैन फाइट एंड, भाई देखो, लूजिंग ए वॉर विदाउट फाइटिंग, आप हार जाएं बिना लड़े, और एक होता है लड़ के हारे, तो कम से कम लड़ के हारने का मजा तो लिया जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से यहाँ एक हर तरफ दिखाई पड़ रहा है कि स्थितियाँ क्या हैं, अब यहाँ खबर आ रही है बहुत तमाम क्रेडिबल एजेंसीज में कि आरबीआई देश के सोना ही बेच रहा है, उसके बाद पीआईबी से उसका खंडन आ जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि पीआईबी ने खंडन कर दिया और पीआईबी ने फैक्ट चेक किया, खंडन कर दिया, तो इसका मतलब वो सारी रिपोर्ट गलत है। लेकिन पीआईबी के तमाम खबरों का हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उनका खंडन आता है। पीआईबी क्या उन रिपोर्ट्स का खंडन करती है, उन बेहूदी बातों का खंडन करती है जो उसी प्रसार भारती के चैनल पर चलते हैं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ पुराने इतिहास की चीज़ों को तथ्यात्मक रूप से गलत, केवल तोड़ मरोड़ के नहीं, गलत तरीके से वहां पेश कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जो कभी नहीं हुआ करता था। उनका पीआईबी फैक्ट चेक नहीं करता है। तो पीआईबी फैक्ट चेक अपने आप में कितना क्रेडिबल रह गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं ऑथेंटिक सोर्स से जी, और ऐसे सोर्स से जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो आपके स्टेटमेंट दे दें, पार्लियामेंट के अंदर दे दें, स्पेशल सेशन बुला लें। 1 लाख करोड़ का सोना, 1 लाख करोड़ का सोना बेचना जी। अब आप सोचिए, आरबीआई को आपने कितनी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है। एक आप आंकड़ा इकट्ठा कर लीजिएगा, कल हम डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में आरबीआई ने टोटल डिविडेंड गवर्नमेंट को कितना दिया था जी, और मोदी जी के जमाने में आरबीआई ने कितना डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। मतलब अगर उन्होंने 1 रुपए लिए तो उन्होंने 5 रुपए लिए हैं, अगर उन्होंने 1 लाख करोड़ लिए, इन्होंने 5 लाख करोड़ लिए हैं। इन्होंने आरबीआई को बिल्कुल पैसे खींच के डिविडेंड के माध्यम से ले लिए हैं। अब आप ये भी इसी में प्रश्न उठता है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ये क्या करते हैं, जनता से पैसा लूट के दाम बढ़ा के जी इन कंपनियों का फायदा कराते हैं। अच्छा, ये कंपनी 95% गवर्नमेंट की होल्डिंग है, अच्छा, उसमें 10% का डिविडेंड दिला देते हैं, 10% डिविडेंड अपने पास रख लेते हैं। तो आरबीआई से भी पैसा ले लो, ऑयल कंपनी से भी पैसा ले लो, और उस पैसे से अपना विदेश भ्रमण करो और मेलोडी बांटो और 7.5 कैरेट का हीरा बांटो। तो देखिए, वास्तविकता यह है कि ऑथेंटिक सोर्स से जो इसके लिए सबसे ज्यादा वो है, वो आके खुद कह दें, वित्त मंत्री कह दें, ये नहीं, आरबीआई गवर्नर कह दें, आरबीआई गवर्नर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि ये झूठी खबर है और ये खबर बिल्कुल सच्ची नहीं है, बात बनी जाएगी। लेकिन कोई थर्ड एजेंसी वो कहे और उसकी बात को हम क्रेडिबल मान लें, ये तो, लेकिन क्योंकि उस लड़की ने जिसने कहा है दे माइट हैव सोल्ड, ये उसने भी नहीं कहा दे हैव सोल्ड, माइट हैव, मे हैव सोल्ड जी, तो ठीक है, फैक्ट चेक हो जाएगा। फैक्ट चेक है, निर्मला जी या आरबीआई गवर्नर आके बोल देंगे ऐसा कुछ नहीं है, हम मान जाएंगे। बिल्कुल, फैक्ट चेक हो जाएगा, मान जाएंगे। चूंकि यहाँ पर आप फिलहाल जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, अब वो अपने आप में सरकार के भीतर से ही तमाम विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश संकट में है, लेकिन यहाँ पर बाकी जो अधिकारी हैं, दूसरे मंत्रियों कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या प्रधानमंत्री को संकट कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप सब पेट्रोल डीजल बचाइए, और यहाँ कैसा पेट्रोल डीजल बच रहा है वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये एक अजीब सी एक भ्रम पैदा करने वाली जो स्थितियां हैं, और वो सरकार के भीतर से जो दिखाई पड़ रही हैं, ये क्या दिख रहा है कि तमाम जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर जनता सड़कों पर दिख रही है, उनसे ध्यान भटकाना, या फिर सरकार के भीतर वास्तव में कोई ये भ्रम की स्थिति दिखाई पड़ रही है जो कुछ चल रहा है। देखिए मिश्रा जी, जब भी कोई रिसर्च की जाती है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाता है, डाटा कलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से डाटा लिया जाए, एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन से लिया जाए जी। अब सेकेंडरी इंफॉर्मेशन तो जो डाटा है, जो कह दिया आपने कि जीडीपी बढ़ रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, तेल की, ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है जी। प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो मरीज है, जो जनता है, वो बताएगी ना कि क्या असलियत। अगर जनता से पूछा जाए कि आपका जीवन
प्रूव हुआ है कि डिटोरिएट हुआ है किसके हमारे साथ में, झूठ बोल नहीं पाएगा कोई, कहेगा कि हमारी स्थिति हो गई। इवन द बिल्डर्स हु आर फाइनेंसिंग बीजेपी, वो कहते हैं हमारा जीवन दुबर हो गया है, हमारा रियल एस्टेट में जो पैसा कमाया था आपने, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में कमाया था, तो पैसा कमाया नहीं जा रहा। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख थे, उनकी दुकानें और मकानें तोड़ दी गई। जहां जहां मकान की बात की गई थी, जहां वादे किए गए थे मकान नहीं तोड़े जाएंगे, वहां मकान तोड़ दिए गए। कोई भी आप दुकानदार में चले जाइए, किसी श्रेणी के दुकानदार में चलाइए, दुकानें उनकी नहीं चल रही हैं, रेंटल उनके नहीं निकल रहे हैं, गरीब लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, उनके किराए बढ़ा दिए गए, गैस सिलेंडर उनका महंगा हो गया है, उनकी इनकम कम हो गई है। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। तो हम सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में कम बिलीव करें। भाई आप अपने ही बारे में मिश्रा जी बता दी, मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने तो वो समय देखा है 8-7 साल पहले, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में तो ये समय था, मैं एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता था, 4 यूनिवर्सिटी मुझे, और जो मैं इंक्रीमेंट मांगता था मुझे इंक्रीमेंट मिल जाता था। आज के तारीख में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देख रहा हूं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, 50 लोग एप्लीकेंट्स होते हैं, एक सीट होती है, रोते हैं साहब कम दे दीजिए सैलरी, लेकिन दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। अब इसमें सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हम क्या लेके करेंगे भाई? जब आदमी खुद कह रहा है उसका जीवन नरक हो गया है, बच्चे कह रहे हैं, आप ये बताइए इसमें कोई सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की जरूरत है? जैसे अब ये सीबीएसई के कॉलेजेस के प्रिंसिपल से लिखवाया जा रहा है, नहीं ये सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया धर्म प्रधान काम कर रहे हैं। अरे यार, जब कॉपी में कुछ लिख रहा हूं, जज कुछ और रही है, किसी दूसरे की कॉपी मेरे पास आ रही है, 80% वाले को 40% मिल रहा है, तो इसमें मुझे किसी प्रिंसिपल के सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। ये तो प्रूव हो रहा है कि बेईमानी हो रही है, भ्रष्ट व्यवस्था है और अकर्मण्य व्यवस्था है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। और इधर एक और महत्वपूर्ण एक देखा जाए तो कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन बड़ा बदलाव भी कहा जाएगा आज कर्नाटक में, जिस तरह से डीके शिव कुमार ने शपथ ली। और हालांकि वहाँ सरकार पहले भी कांग्रेस की थी, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये जो एक जनरेशन चेंज किया गया है सरकार के भीतर, अब ये इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? चूंकि ये माना ये जा रहा है कि इसके बहुत सारे राजनीतिक नेतार्थ हैं, लेकिन जो कुछ स्थितियां चल रही हैं इस समय देश में, वहाँ एक सरकार के भीतर ये परिवर्तन, ये किस तरह का संकेत दे रहा है? देखिए, सीधी सी बात यह है, सिद्धारमैया एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड के एक अच्छे नेता थे जी, एक बहुत बढ़िया बैकवर्ड नेता, कुर्बा जाति के एक बहुत प्रोमिनेंट नेता थे, और उन्होंने कभी भी समाजवाद को और कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। जेडीएस में रहे या कांग्रेस में रहे, बड़े सिद्धांतवादी और बढ़िया व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है कि डीके शिव कुमार जैसा सत्यनिष्ठ और लॉयल आदमी मेरे ख्याल से कांग्रेस को शायद ना मिले। भाई एक पैसे वाले आदमी है, उनके पिताजी भी बड़े बिजनेसमैन थे, वो भी बिजनेसमैन है, उनके भाई डीके सुरेश जो हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5-6 बार बने, इस बार इलेक्शन उन्हें हरा दिया गया। डीके कुमार ने एचडी देवेगौड़ा को हराया, 7-8 बार जीते। एक कर्मठ आदमी है, मेहनती आदमी है, सत्यनिष्ठ आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है, कांग्रेस के लिए लॉयल आदमी है। दूसरी बात, जो वोकलिंगा कास्ट है, आपको पता है कर्नाटक की स्थिति। भाई कर्नाटका के अंदर लिंगायत है करीब 14%, 12% वोकलिंगा है। लिंगायत जो है नॉर्थ कर्नाटका में कंसंट्रेटेड है, और जो वोकलिंगा है वो साउथ कर्नाटका में है। ये भी आपको पता है कि एचडी देवेगौड़ा का प्रभाव बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो अच्छा, फिर ये भी बिल्कुल बात पती है कि आपको पता है कि सिद्धारमैया को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना दिया गया, उन्हें बड़ा पद देने की तैयारी चल रही है, उनके बेटे को भी मंत्री पद देने की बात हो रही है। तो कर्नाटका के अंदर जो कॉम्बिनेशन इन लोगों ने बनाया है, भाई देखिए, लिंगायत आपके पास हो गए मिस्टर पाटिल, वोकलिंगा हो गए मिस्टर डीके शिव कुमार, दलित हो गए आपके परमेश्वरन, और उसके बाद जरखोली, और उसके बाद आपके सब कास्ट, सब मुस्लिम आपके साथ हैं। तो सारा का सारा कॉम्बिनेशन आपके फेवर में काम कर रहा है। अभी राहुल गांधी गए राजस्थान में जाके उन्होंने 2 लोगों को सबसे ज्यादा अहमियत दी। एक तो जो वहां के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो जाट समुदाय से आते हैं, और जो वहां पे टीकाराम जूली साहब हैं, जो नेता विपक्ष विधानसभा के हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं। तो आप ये देखिए ना कॉम्बिनेशन। और इसके अलावा सिद्धारमैया नाराज तो है नहीं, सिद्धारमैया बिल्कुल खुश है। भारतीय जनता पार्टी डोलड्रम्स में है, उनके यहाँ इंटरनल राइवलरीज हैं, कांग्रेस तो एकजुट है कहीं। लेकिन ये फिर मैं वही अपनी हिदायत देता हूं, क्योंकि इधर पैसा बहुत है, इधर पूंजीपतियों का पैसा है, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। आपको पता होगा अभी बस्तर के अंदर एक आदिवासी आंदोलन हुआ, पुलिस वाले आदिवासियों के प्रभाव को रोक नहीं पाए, हजारों, लेकिन ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। जी जी।
लेकिन वहाँ अभी तक ये वहाँ तो छात्रों का प्रदर्शन भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि जब उदय भान शिव है, ये बार बार ये जब ट्वीट कर रहे हैं तो अपनी वो तस्वीरें दिखाते हुए कि ये आपको टीवी मीडिया पर या कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। उनको ये बता भी रहे हैं कि ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ज़मीन पर क्या कुछ हो रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। पर सर, सोशल मीडिया के ज़माने में कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, भारत जोड़ो यात्रा को भी छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन वो छिप नहीं जाता है। अगर जो चीज़ें हैं वो देर सवेर दिख जाए, कुछ समय बाद दिख जाएंगी, लेकिन वो दिखाई पड़ेगा कि क्या कुछ हो रहा है। न दिख रहा होता तो कुछ भी सही, कम से कम ये सरकार इस्तीफे नहीं लेती है। इस्तीफे न लेने वाली सरकार भी कम से कम बड़े अफसरों को तो हटाने पर मजबूर हुई ही। अब आगे देखिए क्या किस तरीके से दबाव बनता है, लेकिन चीज़ें दिखाई देती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये कर्नाटक के संदर्भ में करना चाहूँगा कि DK शिव कुमार ने तमाम अपने यहाँ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, सिद्धारमैया से भी मिले, ये शपथ से पहले HD देवेगौड़ा से भी मिलने गए। और ये मुलाकात इसके भी निहितार्थ जो हैं वो उनको बहुत संक्षेप में नहीं देखा जा सकता है, उसके भी काफ़ी मतलब ब्रॉडर इंपॉर्टेंस है। नहीं, देखिए उनके साथ तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि उनके पौत्र फंसे हुए हैं जी। अच्छा, ये मानी बात है कि वो मामला ऐसा है कि जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग नहीं होगा तो बेचारे परेशानी में पड़ जाएंगे। हाँ। तो मानी बात है, दादाजी की अपनी अलग मुश्किल है। आपने देखा अनिल अग्रवाल साहब वेदांता वाले जी भाई, हमारे हिंदुस्तान के वन ऑफ द रिचेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, लेकिन उस चीज के अलावा जो उस मैं बात कर रहा हूं कि उस कम्युनिटी के लिए तो एक बड़ा मैसेज है कि देवगौड़ा उस कम्युनिटी के एक बड़े नेता हैं। DK शिव कुमार विरोधी पक्ष, विरोधी गठबंधन के नेता होने के बावजूद उनके पास अगर जा रहे हैं तो वो उनके समुदाय में एक बड़ा संदेश देने में कामयाब। ये तो पोता उसमें गिरफ्त में है, क्या है, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर हम उसकी बात करें उनके समुदाय की तो ये उसमें एक मैसेजिंग मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेजिंग गई होगी। भाई, ये DK शिव कुमार HD देवेगौड़ा को इलेक्शन हरा सकते हैं। हाँ। और DK शिव कुमार ये सब जानते हैं कि वोकलिंगा कास्ट 14% जानती है कि DK शिव कुमार की अभी लॉन्ग इनिंग है, कुछ छोटी मोटी इनिंग नहीं है। इस हार्डली 62, अभी 20 साल वो राजनीति कर सकते हैं, 15 साल राजनीति कर सकते हैं। तो मानी बात है। अच्छा, HD देवेगौड़ा साहब की उम्र हो गई है बहुत ज्यादा, परिवार को उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उन्होंने बदनाम कर दिया है। जो मैं अनिल अग्रवाल साहब की बात कर रहा था, अनिल अग्रवाल साहब वेदांता ग्रुप कोई कम आदमी थोड़ी है, ED की रेड हो गई। कारण क्या? इसलिए कि उन्होंने अडानी जी के सामने एक चुनौती पेश कर दी थी, और जबकि उन्होंने ज्यादा पैसे लगाए थे, लेकिन वो दे दिया गया, बिड जो है वो अडानी को दे दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट चलेगा, ED की रेड हो गई। अब हो सकता है वो अरेस्ट भी हो जाए, हो सकता है कि उसके बाद वेदांता ग्रुप जो है अडानी जी को दे दिया जाए। लेकिन जब ये बात चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा की और आज की स्थिति में बहुत अंतर है जी। तब लोग सोच रहे थे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्शन जीता जाएगा। हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे कि जनता का वो हो जाएगा, जनता से मिलूंगा, जनता का। अरे यार, उससे इलेक्शन नहीं जीतोगे। यहाँ चुनाव आयोग बेईमानी करके तुम्हें इलेक्शन हरा देगा। अगर तुम्हें लड़ना है लोगों से तो तुम्हें सड़क पे जनता, और वो स्थिति आज बन गई है। वो कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बना दी है, वो यूथ कांग्रेस NSUI ने भी बना दी है। अगर इसी में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव थोड़ा हाथ लगा दें, उद्धव ठाकरे हाथ लगा दें, तो देश के अंदर एक गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन से सरकार को बताया जा सकता है कि जो राजनीति चल रही है वो नहीं चलेगी। डेमोक्रेटिकली आप सोचें, वो जिस प्रकार से इलेक्शन होते हैं, वोट डालेंगे और वोट काउंट होंगे, वो अब कुछ नहीं होगा। पंजाब में भी वही होगा, सेंट्रल पुलिस भेजी जाएगी, वहां पे काउंटिंग में मार मार के लोगों को भगाया जाएगा, लोगों को जिताया जाएगा। खुद नहीं जीत जाएंगे, लेकिन दूसरे किसी ऐसे को जिता दिया जाएगा जो उनके लिए कंड्यूसिव होगा। कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अब ये चुनाव उस प्रोसेस से, प्रक्रिया से, यानी मतदाताओं के जरिए से जीतने वाला ज़माना चला गया है, और ये अब मतदाता ही अपने हिसाब के तैयार कर लिए जा रहे हैं। इतना बेहतरीन चुनाव आयोग है जो विपक्ष कह रहा है और उसकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ लड़ाई वास्तव में अब सड़कों की लड़नी होगी, और वही लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तब, अभी तो शायद शुरू नहीं हुई है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि वो 6 तारीख को यानी 6 जून को जिस कार्यक्रम की घोषणा उन्होंने की है उसी के बारे में, तैयारियों के बारे में क्या
कुछ होना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। उन्होंने आज अपने 3 प्रवक्ता भी बना दिए हैं। अब ये देखना है कि कितना वो भी युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं, कर पाते हैं। और यहाँ युवा तो उतरा ही है सड़कों पर, और NSUI और यूथ कांग्रेस का नेतृत्व भी उसको मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों ही संगठनों के, जो कांग्रेस पार्टी के ही संगठन है, सड़कों पर इनके साथ, इनके लिए लड़ाई लड़ते हुए लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, और रहेगी इस पर भी नज़र, और यहाँ पर DB लाइव में आपको उससे अपडेट कराया भी जाएगा कि क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कॉकरोचों की, यानी कॉकरोच जनता पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें क्या बातें कही गई हैं, क्या कुछ कहा गया है, और 6 जून को क्या करने वाले हो। अब इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।